सूरज क्यों न हुए हम। मित्रों, अभी पिछले दिनों इस काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ और बहुत ही चर्चा में रहा ये काव्य संग्रह। इस काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त जी। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री गुप्त जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम उनसे उनकी काव्य यात्रा के बारे में, साहित्य साधना के बारे में और उन्होंने जो अब तक रचा है उस रचना धर्मिता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गुप्ता जी, हम आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। गुप्ता जी, अभी ये जो पुस्तक की हम चर्चा कर रहे थे, सूरज क्यों न हुए हम, मैंने देखा और इसमें बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, जीवन संघर्षों को उकेरती हुई कविताएं हैं, जीवन मूल्यों को समेटे हुए कविताएं हैं, गांव की पगडंडी से लेकर और शहर की अट्टालिकाओं तक हर आयाम को छूती हुई कविताएं हैं। तो हम अपने श्रोताओं के लिए यह जानना चाहेंगे कि ये कविता का शौक, ये कविता यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे? नीरज जी, बचपन से लिखने का शौक तो था जी, और सरकारी सेवा में मैं बहुत जल्दी उम्र में आ गया था जी, और लगभग 40 वर्ष मैंने नौकरी की। इस कालखंड में लिखता रहा मैं। उस पीरियड में कोई छपने वाली बात यदा कदा कभी कभी समाचार पत्रों में छप जाती थी, तो उतने में ही संतोष किया। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सोचा कि जो कुछ लिखा है वो लोगों के सामने रखूं। जी। वैसे ये बात तो मेरे मन में थी कि आजकल पढ़ते बहुत कम है। आपने जो है इतनी गहराई से पुस्तक पढ़ा। जी, 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 तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग पसंद करते हैं। अगर अच्छा लिखा है तो निश्चित रूप से लोग पसंद करते हैं। जी, धन्यवाद। तो मूलतः सेवानिवृत्ति के बाद लिखने का कार्य जो है, पुस्तक छपवाने का कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसके पीछे, यद्यपि मैं दौरे पर ज़्यादा रहता था, लेखा परीक्षक था, तो उस दौरान तमाम यात्राओं में जो बातें ऐसी मिलती थी, गांव में जाने के बाद ऐसा लगता था कि गांव और शहर में क्या है, तो वो देखने के बाद उस समय ऐसी बात आई जी, और तो लिखने का उन पर मौका मिला। बड़े शहर की भी मैंने विद्रूप पर देखा, उस पर भी मेरा लिखने का मन हुआ, वो मैंने कविताओं में लिखा। तो मूलतः मेरी कविता यात्रा और नियमित लेखन रिटायरमेंट के बाद 2005 के बाद चालू हुआ। जी, जी, जी। हालांकि आपका लेखन उससे पहले लगातार चलता रहा था, लेकिन वो एक स्वांत सुखाए और बस लिखकर आपने रख दिया और फिर नौकरी के मतलब इसमें आपको समय नहीं मिला इन चीजों को संकलित करने का। अभी आपकी जो पुस्तक देख रहा था मैं, आपने चूंकि गांव की बात की अभी आपने, तो एक रचना आपकी है कि चलो गांव की ओर, मतलब बहुत ही प्यारी सी रचना है। आप हमारे श्रोताओं को, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को वो रचना जरूर सुनाएं। ये जो कितनी दूर रहा गांव रचना, एक्चुअली उस समय जो भाव था मन में, वो ये मेरे ख्याल से काफी पुरानी रचना है और जो देश की जो स्थिति थी, उस स्थिति को लेकर मैंने लिखी थी। क्योंकि स्वतंत्रता के लगभग मेरे ख्याल से जो है 40 साल हो गए थे और जो हमारे मन में स्वतंत्रता के बाद की कल्पना थी वो नहीं दिख रही थी। तो उस समय ये मैंने लिखा था। जी। तो प्रश्न पूछते थकते पाँव, मतलब उम्र के हिसाब से स्वतंत्रता के बाद से काफी साल होने के बाद भी जब आदमी को ऐसा लगा, बोझिल होने लगा कि स्वतंत्र होने के बाद भी हम मतलब जो हमने स्वप्न देखे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो एक प्रश्न मन में उठा, तो वो आपने इस प्रश्न को अपनी रचना में लिया। वही प्रश्न उठाया है मैंने जी। इसको, प्रश्न पूछते थकते पाँव, कितनी दूर रहा अब गाँव, पद चिन्हों पर चलते चलते जंगल तो कराए पार, अब पथरीली चट्टाने हैं, मन भी क्यों मानेगा हार, चलने से पहले बोला था देखो बह दिख रहा निशान, पर पड़ाव भी दिखाना अब तक, क्षण क्षण दम होती वे जान, रीढ़ झुकी कंधे झुकाए, जनगण मन अधिनायक गाते, जाने कब तक समय चलेगा, जयकारों पर हाथ उठाते, प्रश्न पूछते थकते पाँव, कितनी दूर रहा हर गाँव। इसमें मतलब यही था कि जी, 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 जी। तो जब आपने ये रचना की थी, जब आपने ये लिखा था, ये तब से लेकर अब तक काफी समय बीत चुका है, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रश्न का कुछ समाधान खोजा गया है अब तक? देखिए, अभी लगभग 10 साल तक तो जो पुराना लिखा हुआ था जी, वो अब स्थिति नहीं रही है जी। क्योंकि पहले सामान्यतः पढ़े लिखे लोगों में और जो देश के बारे में सोचते थे, तो जो निराशा थी उनके मन में जी, वो अब निराशा उतनी नहीं है। मैं विवेकशील पुरुषों के बारे में कह रहा हूँ। विरोध तो आजकल भी बहुत होता है और हमें देखने को भी मिलता है, लेकिन ये सूर्यमुखी ही बने रहे हम, इसके पीछे का जो भाव हमने उस समय ध्यान में आया कि इतने
वर्ष बीते जाने के बाद भी हम विकासशील देशों की तरफ देखते रहे। और सूर्यमुखी फूल की जो कल्पना है वो ऐसा कहते हैं कि वो जिधर सूर्य जाता है उधर घूम जाता है वो। तो हमारी प्रवृत्ति उस समय ऐसी हमको लगी कि हम दूसरे देशों की तरफ देख के उनसे उधार मांग के उनके ऋण लेके जी रहे हैं। तो उस समय हमारे मन में ये कल्पना थी, उसी को मैंने जो है इसमें उतारा है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं के लिए ये कविता जरूर पढ़ें, क्योंकि इसी कविता से ये जो आपका संग्रह का जो शीर्षक है, आपके जो कविता का यही मूल भाव है। हाँ देखिए, सूर्यमुखी ही बने रहे हम, सूरज क्यों न हुए जी। बरसों पहले गई दास्ता, 7 दशक गुजरे, मतलब 70 वर्ष के पूर्व की जो है निकल गए। तो तब भी हम जो है उस स्थिति में नहीं आ पाए कि अपने बलबूते पर हम आगे बढ़ पाएं। तो वही भाव था, बरसों पहले गई दास्ता, 7 दशक गुजरे, राग रंग हैं वही हमारे, तनिक नहीं सुधरे, जाति पीढ़ी से पूछें, बोटट नए नए, सूर्यमुखी ही बने रहे, सूरज क्यों न हुए। अब इसमें यह है कि आने वाली पीढ़ी जो है, जो वोट देने की, तो वो हमसे पूछेगी तो हम क्या बताएंगे उसको कि हम सूरज क्यों नहीं हो पाए। आगे, जुगनू जैसे पाखंडी जब तारे वन चमके, खेत जोतता कृषक हमारा, अश्व प्रिय गम के, जिनने की हत्याएं उनकी वे सिरताज हुए, सूर्यमुखी ही बने रहे हम, सूरज क्यों न हुए। राजनीति के ताने वाने, स्वातंत्र के बाद विघटनकारी हुए देश में, छल प्रपंच उन्माद, संस्कृति और विरासत भूले, रूपम दिए नए, सूर्यमुखी ही बने रहे हम, सूरज क्यों न हुए। बहुत खूब, बहुत खूब। निश्चित रूप से, लेकिन हम अगर आज की स्थिति को देखें तो समग्र रूप से स्थितियां काफ़ी कुछ परिवर्तित हुई हैं, बहुत कुछ बदला है। देश अब विकास की ओर लगातार नए नए आयाम तय कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका जो ये संग्रह है, सूरज क्यों न हुए हम, इससे पहले भी एक जो संग्रह आया था तो उसमें भी आपने देश प्रेम की बात की है, मानवीय मूल्यों की बात की है, सामाजिक संवेदनाओं की बात की है। तो आपकी रचनाओं में मुख्यतः जो स्वर है, देश प्रेम का स्वर है, देश से लगाव का स्वर है। तो ऐसी कोई रचना अगर आपको याद हो, क्योंकि इस संग्रह में एक रचना मुझे बहुत पसंद आई कि जो आपने इसमें लिखा है कि राम हमारा संविधान है। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मजी हुई रचना है ये, और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये रचना ज़रूर सुनाएं। संविधान सर्वोपरि है, और राम राज्य की कल्पना जो महात्मा गांधी ने की, तो राम राज्य के समय राम का जो मूल चेतना या उनके जो धर्म उन्होंने जो निभाया, अपने पितृधर्म, भ्रात धर्म, मातृ धर्म, तो उनके कल्पनाओं को ध्यान में रखकर ही मैंने ये मान के चला हूँ कि जो उन्होंने अपने जीवन में किया, रामचंद्र जी ने, वो ही कार्य हम अपने जीवन में मानकर उनके कार्य को संविधान मानकर चलें। और इसीलिए मैंने इसका शीर्षक रखा है, राम हमारा संविधान है। उनकी विचारधारा, उन्होंने जो जो कार्य किए, सत्य पर असत्य की विजय, तो इसको केंद्र बिंदु रखकर ये रचना लिखी गई। इसे मैं पढ़ता हूँ। स्वागत। राम हमारा संविधान है, सेवक रक्षक हैं हनुमान, सत्य न्याय का रूप विभीषण, लंका माया की पहचान। पंचों के मुख से परमेश्वर कहकर गया एक ही मर्म, हो निरपेक्ष कर्म सबरीसा, हो सापेक्ष राम सा धर्म, करें दूध पानी का पानी, विक्रम साहो न्याय विधान, राज्य धर्म पर पद प्रहार का, रावण भोगेगा परिणाम, राम विरोधी तथ्य तोड़ते, बुड़ते कुटिल कुटिल परिधान, ईर्षा दंभ तुष्टि संवाहक, राजनीति का बना निशान, शांति संपदा सुख लाने का, त्याग मात्र ही तो निदान है, रामायण का रघुवंशी, राम हमारा संविधान है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। निश्चित रूप से समाज के समग्र विकास के लिए अगर हम ये बात करते हैं और राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, तो हम इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं कि अगर एक संविधान में हम राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको चरितार्थ कर सकें। आपकी रचनाओं में हम देखते हैं कि एक रचना में देख रहा था कि
आपने सामाजिक मूल्यों को भी लेकर चले हैं आप, जो मानवीय मूल्य हैं, मानव की जो परिकल्पनाएं हैं उनको भी आपने लिया है। तो एक रचना आपकी बहुत ही अच्छी है, उसमें एक स्वप्न कहाँ से लाएं। मैं समझता हूँ कि ये रचना एक आपकी बहुत ही जीवंत रचना है और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये रचना अवश्य सुनाएं। स्वप्न कहाँ से लाएं। एक स्थिति ऐसी आती है जब मन में थोड़ी निराशा होती है जी, तो उस समय ऐसा लगता है कि इस नीरस जीवन में कहाँ जाकर वो पल खोजे जाएं जिससे आशा की किरण हमको नज़र आए। शायद मेरे ख्याल से जब लिखते समय यही भावना रही होगी जी। तो मैं रखता हूँ आपके सामने पुस्तक। स्वागत। कविता। जब नीरस होता जाता जीवन का हर क्षण पल, जब बेबस होता जाता अंतर मन का बल, तब उत्साहित होने की शक्ति कहाँ से लाएं। जब जान न हो आँखों में कहो कहाँ उड़ जाएं। इंद्रधनुष की छवि को शुष्क वृद्ध जुटलाती, जब मन की श्रद्धा भक्ति धनबल से जुड़ जाती, तब गीतों की गोदी में मन कैसे पहुँचाऊँ। जब ललक न हो चाह में राह कहाँ से पाऊँ। जब बीती बिसरी यादें उमर उभर कर आती, जब बीती बिसरी यादें उभर कर आती, आज और बीते कल को एक रूप नहीं पाती। समरसता के गीत गज़ल में रसरंग कहाँ से लाऊं। जब नींद न हो आँखों में स्वप्न कहाँ से लाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जब नींद न हो आँखों में तब स्वप्न कहाँ से लाऊं। बहुत ही सशक्त रचना है आपकी ये। इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ लिखा है। हम चाहते हैं कि आपकी ये साहित्य यात्रा लगातार चलती रहे, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। और गुप्ता जी, ये तो कुछ मेरी पसंद की रचनाएं थी। कुछ रचनाएं निश्चित रूप से हर जो कृतिकार होता है, रचनाकार होता है, उसकी कुछ पसंदीदा रचनाएं होती हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी एक प्रतिनिधि रचना जो आपको बहुत पसंद हो, आप हमारे श्रोताओं को ज़रूर सुनाएं। मित्र, सभी बंधु, एक रचना जो है जो पढ़ रहा हूँ वो एक्चुअली सूरज से प्रेरणा लेकर लिखी है जी। कि कभी न सोने वाला सूरज, कभी न सोने वाला सूरज, हर क्षण स्थित प्रज्ञ, रोज जगा देता है हमको करने जीवन यज्ञ। कभी न सोने वाला सूरज, हर क्षण स्थित प्रज्ञ, रोज जगा देता है हमको करने जीवन यज्ञ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वही सूर्य दिशा निर्माता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वही दिशा निर्माता, जिधर सूरज जिधर दर्शन दे वह पूरब कहलाता। जिस दिन सूरज थका उसी दिन होगी प्रलय समूल, प्रकृति से टक्कर लेने की करे न कोई भूल। भानुमित्र रवि सविता दिनकर हैं उसके ही नाम, चारों ऋतुओं के स्वामी को करते सभी प्रणाम। जड़ चेतन का पालन करता कभी न थकने पाए, नियम धर्म से चलें सभी जन यह सदनीति सुझाए। एक मतलब संदेश है जी 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 कि सूर्य बिना विराम चलता है, उसी तरह मनुष्य को भी जो है हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। यानी कि चरैवेती चलते ही रहना है, निरंतर चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके, और अपने उद्देश्य की ओर लगातार अग्रसर रहना है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो उद्देश्य है अब सेवानिवृत्ति के बाद साहित्य की साधना करना, साहित्य की सेवा करना, और हम उम्मीद करते हैं, हम ये चाहेंगे कि आप भी अपनी साहित्य साधना में लगातार लगे रहें और यूं ही कुछ नए आयाम हमारे श्रोताओं को परोसते रहें, देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया और कोशिश तो रहेगी कि अच्छे से अच्छा लिखा जाए, और बाकी पाठकों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे कितना महत्व देते हैं। धन्यवाद।